हम लोग जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों पिछली क्लास में जो है वीडियो के बीच में ही आवाज़ चली गई थी, तो इसलिए वीडियो बंद करना पड़ा। अभी नई वीडियो है, तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 25 से के आगे से डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा दर्रा है जो उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो दोस्तों हम लोग जानेंगे कि दर्रा होता क्या है। तो दोस्तों मान लीजिए एक पर्वत है, ठीक है, ये पर्वत है। तो पर्वत में अपरदन या बारिश के कारण या नदियों के कारण जो है यहाँ कटाव होता है, ठीक है। तो कटाव होने के कारण जो है एक पर्वत जो है ऐसे विभाजित हो जाता है, ऐसे। तो इन पर्वतों के बीच में रास्ता बन जाता है जहाँ से जो है गाड़ी मोटर वाहने आती रहती हैं। तो इसे जो है दर्रा बोला जाता है। तो इसी को जो है दर्रा बोला जाता है। तो यह जो है दो शहरों को जोड़ता है, ये दर्रा दो शहरों को जोड़ता है। तो पूछ लिया जाता है कि कौन सा दर्रा कौन से शहर को जोड़ा जाता है और यह कहाँ स्थित है। तो फिर उसके बाद जब यह चौड़ाई और बढ़ जाती है, मतलब ये चौड़ाई ऐसे हो जाती है, मान लीजिए इतना चौड़ा हो गई, तो इस चौड़ाई को जो है हम घाटी बोलते हैं। तो इस चौड़े भाग को हम लोग घाटी बोलते हैं। तो आइए आप लोग दर्रा समझ कर लिए और घाटी किसे कहते हैं। तो जैसे कोई पर्वत है, पर्वत नदी के बहाव के कारण, या जो अभी हम लोग देखे थे पिछली क्लास में कि जो प्लेट होती हैं वे तैरते रहती हैं। तो इसके मतलब अब सारी बल के कारण जो है ये प्लेट एक दूसरे से हट गई, तो भी जो है दर्रा का निर्माण होता है। तो फिर वो यही दर्रा जब और चौड़ा हो जाता है तो वह दर्रा घाटी बन जाता है। तो जैसे बेसरन की घाटी, जहाँ अभी जो है पिछले 1-2 महीनों में जो पहलगांव आतंकी हमला हुआ था, तो वह घाटी थी। मतलब दो पर्वतों के बीच, एक ही पर्वत था, वह दो भागों में विभाजित हो गया, उनके बीच एक पर्यटन स्थल होता है जहाँ लोग घूमने जाते हैं, तो इसे घाटी बोलते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो दोस्तों जो सिपकिला दर्रा है, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जबकि लीपू लेक दर्रा, नीति दर्रा एवं मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। तो ये ला को जो है पर्वत बोलते हैं या दर्रा बोलते हैं। तो लीपू लेक, नीति दर्रा, मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, जबकि सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले तथा तिब्बत में अवस्थित है, जो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तो जो सिपकिला दर्रा है वह जो है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, मतलब चीन से जोड़ता है। तिब्बत अभी जो है चीन का हिस्सा है, तो यह जो है हिमाचल प्रदेश को जो है तिब्बत से जोड़ता है, सिपकिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन सा दर्रा है जो पालघाट इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से जुड़ते हैं। तो जो पालघाट दर्रे से दोस्तों जो है केरल एवं तमिलनाडु जुड़ता है। तो जो केरल है एवं तमिलनाडु का जो कोयम्बटूर वही जो है पालघाट दर्रे से जुड़ता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो पालघाट दर्रा केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। यह दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारालाचा दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है। तो जो बारालाचा दर्रा है यह किन दो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है। तो जो बारालाचा दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से जोड़ता है। तो बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा किसको जोड़ता है। तो जो रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश का हिमालय का प्रमुख दर्रा है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपकिला दर्रा हिमालय के किस घाटी में स्थित है। तो पूछ रहा है जो सिपकिला दर्रा है, यह सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो पूछ रहा है कि यह किस घाटी में स्थित है। तो सिपकिला दर्रा हिमालय की सतलज घाटी में स्थित है। इसे जो है यह सतलज घाटी में स्थित है सिपकिला दर्रा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो सिपकिला दर्रा हिमालय की सतलज घाटी में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश के शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी इस दर्रे के निकट से भारत में प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रा सड़क प्राचीन सिल्क रोड का एक हिस्सा है। तो जो प्राचीन सिल्क रोड है उसका हिस्सा सिपकिला दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है। तो जो जोजिला दर्रा है वह किसको जोड़ता है। तो
जोजिला दर्रा जो है लेह और कारगिल को जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश में है। तो जोजिला जास्कर श्रेणी में अवस्थित है। तो जो जोजिला है यह जो है जास्कर श्रेणी में अवस्थित है तथा जो है यह लेह एवं कारगिल अर्थात लेह मतलब लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। सॉरी, लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। कारगिल में लेह और श्रीनगर को जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों इसमें दर्रा दिया गया है और उनके स्थानों को सुमेलित किया गया है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो जोजिला दर्रा है एवं बुर्जिल दर्रा है, क्या यह जम्मू कश्मीर में है? तो गलत है। 31 अक्टूबर 2019 के बाद पहले ये था, पहले सुमेलित था, बट 31 अक्टूबर 2019 के बाद जो है जोजिला दर्रा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में चला गया। तो यह जो है जोजिला दर्रा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में चला गया। तो यह जो है लद्दाख में चला गया जोजिला दर्रा। तो ये सुमेलित नहीं है। फिर दूसरा बारह लापचा और सिपकिला दर्रा। तो बारह लापचा एवं सिपकिला दर्रा उत्तर प्रदेश में नहीं है, यह जो है हिमाचल प्रदेश में है। तो बारह लापचा एवं सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर जो है थांगला, नीति पास तथा लिपुलेख। थांगला एवं नीति पास लिपुलेख जो है यह हिमाचल प्रदेश में नहीं है, यह जो उत्तराखंड में है। तो ये जो है उत्तराखंड में थांगला 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 नीति थांगला नीति लिपुलेख जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जबकि नाथुला जलेपला सिक्किम में है। तो 4 सुमेलित है, बाकी जो 1 2 3 यह सुमेलित नहीं है। तो यही पूछ रहा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो 1 2 3 यही जोड़ा सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो वही दिया है 31 अक्टूबर 2019 को जोजिला दर्रा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। बारह लापचा एवं सिपकिला दर्रा उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि थागला, नीति पास और लिपुलेख उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? तो जो मुकुट पर्वत है, मुकुट पर्वत की जो ऊंचाई है यह सबसे कम है। तो कंचनजंगा की ऊंचाई जो है 8,598 मीटर है, जबकि नंदा देवी की ऊंचाई जो है 7,816 मीटर है। एवं जो कामेट की ऊंचाई जो है जो कामेट की ऊंचाई जो है 7,756 मीटर है। फिर उसके बाद जो है नंदा देवी हो गया। तो मुकुट की ऊंचाई जो है सबसे कम है। जो मुकुट की ऊंचाई है वह जो 7,242 मीटर है। तो यह सबसे कम है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो दिए गए विकल्पों में मुकुट पर्वत चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। विकल्पों के अनुसार कंचनजंगा की 8,598 मीटर, नंदा देवी 7,816 मीटर, कामेर 7,756 मीटर। क्रमशः 3 शीर्ष ऊंची चोटियां भारतीय पर्वतीय चोटियां। मुकुट पर्वत की ऊंचाई जो 7,242 मीटर है, जो विकल्पगत पर्वत चोटियों में सबसे कम है। बहुत टफ क्वेश्चन है, इतना कोई ऊंचाई नहीं याद कर पाता है। तो ऐसा टफ क्वेश्चन का पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा एकल सुदूर दक्षिण कौन सा है? तो पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा एकल सुदूर दक्षिण में कौन सा स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? तो यह जो ग्रेट निकोबार द्वीप है। तो जो जैसे ये अंडमान है, भारत मान लीजिए ये भारत है, तो इधर जो है दक्षिणी भाग सबसे इधर है, फिर इसके बाद अंडमान है, फिर इधर जो जो ग्रेट निकोबार है, यही भारत का सबसे सुदूर दक्षिण द्वीप है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ग्रेट निकोबार। तो भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम द्वीप है। इसका क्षेत्रफल जो है 921 वर्ग किलोमीटर है, जबकि मिनिकॉय द्वीप का क्षेत्रफल 4.80 वर्ग किलोमीटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जलकाय को चैनल भी बोला जाता है इंग्लिश में? तो कौन सा जलकाय या जल संधि, मतलब जो दो भूभागों को जोड़ती है जल, उसे जो है जल संधि बोला जाता है। तो कौन सा जलकाय अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है? सॉरी, ये जो जल है ये जो अलग करता है। मान लीजिए इधर समुद्र है,
और इधर समुद्र है, तो ये दूसरा स्थलखंड, ये दूसरा स्थलखंड है। तो इन दो स्थलखंडों को जो अलग करता है और जो दो जलों को जोड़ता है तो उसे जल संधि बोला जाता है। तो कौन सा जल का है अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है? तो यह जो 10 डिग्री चैनल है यह अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। 10 डिग्री चैनल भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में लघु अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है। यह चैनल लगभग 150 किलोमीटर चौड़ी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित है, तो यह कौन सा है? तो उत्तरी जो सैडल चोटी है, सैडल पीक है, यह भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, तो यह जो होगा सैडल, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो सैडल चोटी या सैडल पीक भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। यह उत्तरी अंडमान द्वीप पर 732 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और सैडल चोटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। उत्तरी अंडमान द्वीप समूह की एकमात्र नदी कलपोंग नदी है। तो पूछा जाता है कि उत्तरी अंडमान द्वीप समूह की कौन सी नदी है, उस नदी का नाम क्या है? तो वह जो कलपोंग नदी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मूक घाटी मतलब मौन घाटी, मतलब यहाँ बहुत शांति मिलती है। तो साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो जो मूक घाटी या साइलेंट वैली है यह केरल के जो है, जो केरल है, केरल के पलक्कड़ जिले में है। तो यह केरल के पलक्कड़ जिले में है तथा यह जो है पश्चिमी घाट के नीलगिरी की पहाड़ियों में भी स्थित है। तो जो मूक घाटी है या पश्चिमी घाट के केरल की पश्चिमी घाट के नीलगिरी की जो पहाड़ी है वहीं जो है शांत घाटी स्थित है। यह पश्चिमी घाट के नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। यह जो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, तो यह जैव विविधता के लिए बहुत फेमस है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो मूक घाटी या जिसे साइलेंट वैली कहते हैं यह केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित मूक घाटी साइलेंट वैली जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड है, चोटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान उद्यान जो है पलक्कड़ पलक्कड़ में सबसे ऊंची चोटी है। तो यह पलक्कड़ जो है केरल में है। तो पूछ रहा है कि कौन सी पर्वत की चोटी जो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में फेमस है, यह पलक्कड़ की सबसे ऊंची चोटी है। तो जो अंगिडा जो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। यह यहाँ स्थित अंगिडा शिखर साइलेंट वैली नेशनल पार्क की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसी में नीलगिरी पर्वत में जो अंगिडा पर्वत शिखर है ये जो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में पश्चिम घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ स्थित अंगिडा शिखर साइलेंट वैली नेशनल पार्क का सबसे ऊंची चोटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? तो यह जो है छोटा नागपुर का पठार जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर के पठार को जो है मिनरल हर्टलैंड बोला जाता है या खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। यह पठार खनिजों की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है। यहाँ प्राप्त होने वाले खनिजों में कोयला, अभ्रक, तांबा, चूना पत्थर, बॉक्साइट, लौह अयस्क तथा एस्बेस्टस आदि प्रमुख है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा स्थान जो है कंचनजंगा है। दिए गए प्रश्नों में कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा स्थान है। इसकी ऊंचाई जो है 8,598 मीटर है। तो कंचनजंगा सबसे ऊंचा है। इससे ऊंचा जो है K2 गाडविन ऑस्टिन है। फिर इससे भी जो ऊंचा है वह जो एवरेस्ट है, जो कि भारत में नहीं है, यह नेपाल में है। तो यहाँ K2 है नहीं, तो इसलिए जो है कंचनजंगा होगा जो कि सिक्किम में है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, कंचनजंगा। तो दिए गए विकल्पों में भारत का सबसे ऊंचा स्थान कंचनजंगा है। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। कंचनजंगा भारतीय राज्य सिक्किम एवं नेपाल में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान जो प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है।
जिससे क्या करते हैं, तो जैसे ये दोस्तों ये प्रायद्वीपीय भारत है, इसका जो पहाड़ी भाग होता है, तो पहाड़ी भाग हम लोग हमने आपको बताया था कि मान लीजिए समुद्र तल है, समुद्र तल से थोड़ा सा ऊंचाई पे जाएंगे तो वह जो मैदान मिलेगा फिर इससे थोड़ा सा ऊंचाई पे, मतलब मैदान से थोड़ा सा ऊंचा रहता है और यहाँ भाग समतल होता है, तो इसे जो पठार बोलते हैं। तो वही पठारी मैदानी भाग होता है, जो प्रायद्वीपीय भाग का जो पठारी भाग होता है इसमें ये मैदानी भाग होता है। तो इसी मैदानी जो मैदान जो प्रायद्वीपीय पहाड़ मैदान जिसे पठार भी बोलते हैं, की अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो इस काली मिट्टी के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इस काली मिट्टी के क्षेत्र को जो है दक्कन ट्रैप बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। दक्कन ट्रैप में काली मृदा का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय या अपरदन के फलस्वरूप होता है। तो दोस्तों जो प्लेट होता है समुद्र में ऐसे तैरता रहता है, तो जो इंडियन जो प्लेट है वह जो है इधर यूरेशियन प्लेट से जैसे ही इसका टकराव हुआ तो इधर से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, तो इसी ज्वालामुखी से जो यहाँ से लावा गए, तो उन्हें लावा से ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा जो अम्लीय लावा हुआ, अम्लीय लावा से जो भी पठार या बने, तो उसे जो है काली मिट्टी में निर्मित हो गए हैं। तो इसी को जो है दक्कन ट्रैप बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, दक्कन ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उड़िया पठार जो है भारत के राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। तो उड़िया पठार भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। यह राजस्थान के सिरोही जनपद में स्थित है। यह राजस्थान के सबसे ऊंचे पठारों में से एक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत की प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो जो भारत है, भारत का जो प्राचीनतम पर्वत है यह जो अरावली पर्वत है। इसका ऑप्शन सी सही है। तो जो बलित पर्वत होता है, बलित पर्वत जो है नदियों के बहाव या हवा के अपरदन या अपक्षय के कारण यह घिसते घिसते जो है एकदम छोटा पर्वत हो जाता है। तो इसी को जो है अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत या रेसिड्यूअल माउंटेन कहते हैं। तो फिर यही अवशिष्ट पर्वत और घिसते घिसते पठार का रूप धारण कर लेता है। तो भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत है, यह एक जो है अवशिष्ट पर्वत है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत अवशिष्ट अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली का अधिकांश विस्तार राजस्थान में है। माउंट आबू पर स्थित जो गुरु शिखर है, यह अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। तो जो माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है, यह अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, नदी द्वीप कौन सी है? तो दोस्तों जैसे नदियां आती हैं, नदी आती है तो यह जो है दो भागों में विभाजित हो जाती है। मान लीजिए ऐसे गई, फिर यहाँ आकर के जो है फिर ऐसे मिल जाती है। तो ये जो बीच का जो स्थलीय भाग है इसे जो है नदी द्वीप बोला जाता है, क्योंकि यह नदियों द्वारा बनाया गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप है, यह जो है असम राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन सी है। नदी द्वीप कौन सा है? तो यह जो है असम राज्य में है। जबकि बैरन द्वीप, सेल्सेट द्वीप, रोस द्वीप जो है यह समुद्र में है, यह अंडमान निकोबार द्वीप में है। तो नदी द्वीप सिर्फ जो है माजुली द्वीप है, जो कि असम राज्य में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित द्वीप है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो मिलाम ग्लेशियर, जो मिलाम ग्लेशियर है, यह जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जो मिलाम ग्लेशियर है, ग्लेशियर मतलब ऐसा जो पर्वत वह जो बर्फ से ढका रहता है, तो उसे जो ग्लेशियर कहते हैं। यहाँ जब बर्फ पिघलता है तो इन्हीं ग्लेशियर से जो है नदियों का निर्माण होता है और नदियां उद्गमित होती हैं। तो पूछ रहा है कि मिलाम ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जो मिलाम ग्लेशियर है यह जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो मिलाम ग्लेशियर भारत के उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य में है। यह कुमाऊं हिमालय में स्थित सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो लगभग 37 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। लगभग 16 किलोमीटर लंबे इस ग्लेशियर का बेस कैंप जो है मनु स्योरी या पिथौरा, जो कि पिथौरागढ़ जिला में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र। तो यहाँ जो है हम देखेंगे मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि मरुस्थल ऐसा जगह होता है जहाँ बारिश नहीं होती। तो मरुस्थल जो है कोल्ड डेजर्ट भी होता है, तथा जो है ग्रीष्म जगह भी मरुस्थल हो सकता है। मतलब जहाँ वनस्पतियां नहीं उगती हैं, उगती भी हैं तो कटीलेदार वनस्पतियां उगती हैं, उसे जो है मरुस्थल बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो आंधी
मरुस्थल है, जो जो आंधी है यह सॉरी जो आंधी है यह जो हवा चलती है तीव्र, उसे उसका नाम दिया गया है और वह उसका नाम विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग है। तो जो आंधी है यह जो उत्तर प्रदेश में, तो जो तीव्र हवा आती है उसको उत्तर प्रदेश में आंधी बोला जाता है। आप लोग जैसा कि सुने होंगे कि आंधी आ रही है। तथा जो काल बैसाखी है, काल बैसाखी जो पश्चिम बंगाल में बोला जाता है, लू लू जो है पश्चिम भारत में बोला जाता है। तो यह पश्चिम भारत में लू बोला जाता है। उत्तर पश्चिमी भारत या उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक का क्षेत्र को जो है तेज हवाओं को जो लू बोला जाता है। आम्र वर्षा, जो आम्र वर्षा है यह ओडिशा में नहीं बोला जाता। आम्र वर्षा जो है केरल केरल तथा तटीय कर्नाटक कर्नाटक में आम्र वर्षा बोला जाता है तेज हवाओं को। तो यही इसका ऑप्शन पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। तो जो है आंधी उत्तर प्रदेश में, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में, लू उत्तर पश्चिमी भारत या उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक का क्षेत्र, आम्र वर्षा केरल तथा तटीय कर्नाटक में बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का थार मरुस्थल जो कि राजस्थान में है, यह विश्व की सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है। तो थार मरुस्थल विश्व की सबसे घनी आबादी वाला देश है। इसका जनसंख्या घनत्व जो है 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो जो थार मरुस्थल है विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है जिसका जनसंख्या घनत्व 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार भारत तथा पाकिस्तान दोनों देशों में है। तो नेक्स्ट टॉपिक वन है। तो वन से संबंधित क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन के प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था। तो भारत में वनों के प्रकार को सर्वप्रथम 1936 में जो है सर एच जी चैंपियन ने किया था। तो जो सर एच जी चैंपियन ने जो है 1936 में भारत के वनों का वर्गीकरण किया था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो भारत में वन प्रकारों को सर्वप्रथम 1936 में सर एच जी चैंपियन द्वारा वर्गीकृत किया गया था, जिसके बाद वर्ष 1968 में सर एच जी चैंपियन तथा एस के सेठ द्वारा भारत के वन प्रकारों का एक संशोधित सर्वेक्षण के रूप में संशोधित किया गया। तो एक संशोधित सर्वेक्षण के रूप में संशोधित किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसएफआर आईएसएफआर जिसे जो है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं। तो आईएसएफआर 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्रवार में अधिकतम वृद्धि देखी गई है। तो आईएसएफआर दोस्तों ये पुराना डाटा है, जबकि अभी नया रिपोर्ट आ गया आईएसएफआर इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये पुराना डाटा है। तो पहले पुराने डाटा के अनुसार जो आईएसएफआर 2021 के अनुसार जो है आंध्र प्रदेश में वन क्षेत्रवार में अधिकतम वृद्धि देखी गई थी। तो जो 2021 था, 2021 के अनुसार आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा देखी गई थी। बट जो आईएसएफआर 2023 की रिपोर्ट के अनुसार जो मिजोरम है, मिजोरम में वृद्धि सबसे अधिक देखी गई। तो इसमें जब क्वेश्चन पूछा था तो उसका ऑप्शन आंध्र प्रदेश था, बट अभी पूछा जाएगा तो यह जो है मिजोरम होगा। जबकि दूसरा और सर्वाधिक वृद्धि जो है मिजोरम के बाद गुजरात में हुआ था। तो अभी इसका ऑप्शन सी सही होगा, मिजोरम। तो अभी का पूछा जाएगा क्वेश्चन तो ऑप्शन सी सही होगा, बट जब क्वेश्चन पूछा गया था तो आंध्र प्रदेश था। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो आईएसएफआर 2021 के अनुसार आंध्र प्रदेश में वन क्षेत्रवार में अधिकतम वृद्धि देखी गई। इसके बाद तेलंगाना का दूसरा और ओडिशा का तीसरा स्थान है। आईएसएफआर 2023 के अनुसार मिजोरम में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि देखी गई। इसके बाद गुजरात का दूसरा तथा ओडिशा का तीसरा स्थान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट रिपोर्ट सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में वन आवरण का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो वही जो है यह 2021 के डाटा के अनुसार पूछा है, बट हम लोग जो 2023 के डाटा के अनुसार देखेंगे। तो जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, को यह जो 2 वर्षों में जारी किया जाता है। तो जो फॉरेस्ट रिपोर्ट सर्वेक्षण है यह जो है प्रत्येक 2 वर्ष में जारी किया जाता है। तो पिछला जो 2021 में आया था, फिर इसके 2 वर्ष बाद जो है अभी 2023 में आया था। 2023 में इसके बाद रिपोर्ट आया। तो 2023 के अनुसार हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद जो है तो 2025 वाला अभी नहीं आया, अभी 2023 वाला ही आया है। तो
भारत वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वर्ष 2024 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने FSI द्वारा तैयार भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य जो मध्य प्रदेश है, तो सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य मध्य प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ओडिशा है, तो इसका ऑप्शन डी सही है 2023 के अनुसार। और 2021 के अनुसार भी मध्य प्रदेश था। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को द्विवार्षिक से भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वर्ष 1924 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने FSI द्वारा तैयार भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को जारी किया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है, तो जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र सर्वाधिक है। तो दिसंबर 2024 में जारी 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 4 राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र है, जबकि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य जो है मिजोरम है। तो वनावरण प्रतिशतता मतलब क्या है कि मतलब इसमें जो है जितने इसके लैंड है उसमें जो है अधिक वृक्ष है अन्य राज्यों की अपेक्षा, तो इसे जो है वनावरण प्रतिशतता बोला जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिनसर का जंगल, जो बिनसर का जंगल है यह भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में स्थित है। तो जो बिनसर का जंगल है यह भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो बिनसर का जंगल जो उत्तराखंड में स्थित है, इसका ऑप्शन डी सही है। तो बिनसर का जंगल उत्तराखंड में स्थित है। बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा से लगभग 22 किलोमीटर दूर स्थित है। बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल जो है 47.07 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ से हिमालय की बहुत सारी चोटियां दिखाई पड़ती हैं, जिसमें केदारनाथ चोटी भी शामिल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन खंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भाग जो है भूभाग क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत का जो है जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2015 था उसके अनुसार भारत का जो है 21.34% भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अतः निकटतम विकल्प के रूप में जो है बी सही होगा, क्योंकि जो है यहाँ जो 21.34%, तो 20% सही होगा। बट जो अभी 2023 था, 2023 की रिपोर्ट आई थी ISFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार अभी जो वन स्थिति है वह जो 21.76% है। तो अभी से ऑप्शन अलग देगा, तो 21.76% या 22% होगा, तो 22% लगाइएगा आप लोग। तो अभी के पिछले प्रश्न के 2015 के अनुसार इसका ऑप्शन बी होगा। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत का 21.34% भू क्षेत्र जो है वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अतः निकटतम विकल्प के रूप में विकल्प भी सही होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 21.76% क्षेत्र पर वन है। भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है, तो यह जो 2015 में था, जो क्वेश्चन पूछा था, तो इसको हम 2023 के डाटा के अनुसार देखेंगे। तो भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वनावरण जो है 71.53 मिलियन हेक्टेयर है। तो इसमें जो 71 होगा, तो ये जो है 71.53 मिलियन हेक्टेयर है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वनावरण 71.53 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है। देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण जो है 82.73 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का कितना है। तो भारतीय जो वर्तमान भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 है, 2023 के अनुसार जो है जो वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र यह जो 21.76% है, तो उसके नियर जो ऑप्शन है सी होगा। बट जो है यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, तो इसमें जो 2017 के अनुसार जो है 21.54% होगा, जबकि अभी जो है डाटा हो गया 21.54% से बढ़ करके 21.76 हो गया, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत का वास्तविक वनावरण भौगोलिक क्षेत्र का 21.54%
था। वर्तमान भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 31.76% क्षेत्र पर वन हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, जिसे पतझड़ी वन भी बोलते हैं, तो वन भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरा सर्वाधिक विस्तार वाला वन है। तो इसमें जो है हिमालयी समशीतोष्ण, ये उतना भारत में नहीं पाया जाता। उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, ये भी नहीं पाया जाता उतना। जो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन है, यही जो है भारत में वन का सबसे बड़ा प्रकार, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या पतझड़ी वन है, यह भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरा सर्वाधिक विस्तार वाला वन है। क्योंकि विकल्प में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन नहीं है, तो इसलिए विकल्प सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सागौन का जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? तो सागौन को जो है टीक भी बोलते हैं, तो सागौन को टीक भी बोलते हैं, तो यह जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जो दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाया जाता है? तो जो दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसमें जो उष्णकटिबंधीय कंटक वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो वर्षा बहुत कम होती है, तो इसलिए जो है प्रकाश संश्लेषण या वाष्पीकरण कम हो, इसलिए जो है पत्तियां इनकी बहुत पतली हो जाती हैं, जो कि कटीले वन के रूप में निर्माण होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। उष्णकटिबंधीय कंटक वन के रूप में पाया जाता है। तो दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जो उष्णकटिबंधीय कंटक वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय कंटक वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल तथा कुसुम और चंदन आदि किस प्रकार की प्रमुख प्रजातियां? तो आदि जो है ये सब जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की प्रमुख प्रजातियां, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन आदि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की प्रजातियां, इन्हें मानसून वन भी बोला जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन दो प्रकार के होते हैं, पहला आर्द्र पर्णपाती वन एवं शुष्क पर्णपाती वन। ये जो पतझड़ी वन होते हैं, ये अपने समय के खत्म होने के बाद अपने पत्ते जो है गिरा देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज संसाधन से देखेंगे, तो यह जो है करंट डाटा के अनुसार इसमें खनिज संसाधन देखेंगे। तो पूछ रहा है कि 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड प्रतिवेदन वेदित खदानें हैं। इनमें सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो 2021-22 तक का जो रिपोर्ट था, उसके अनुसार जो है 1319 खदानों में सबसे अधिक 263 खदानें जो है मध्य प्रदेश में था। जबकि दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः गुजरात एवं कर्नाटक राज्य है। अभी भी जो है खदानों में सबसे अधिक मध्य प्रदेश की स्थिति है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो 2021-22 तक भारत में रिपोर्ट की गई 1319 खदानों में सबसे अधिक 263 खदानें जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जबकि दूसरे नंबर पर जो गुजरात एवं कर्नाटक राज्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कोलार सोने की खाने किस राज्य में स्थित है? तो जो कोलार है, जहां सोना मिलता है, तो यह जो किस राज्य में स्थित है? तो जो कोलार सोने की खाने हैं, वह जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। अभी पिछले साल एक मूवी आई थी केजीएफ, यह जो है कोलार खान से ही संबंधित है। तो यह जो है कोलार सोने की खान कर्नाटक राज्य में स्थित है, इसका ऑप्शन सी सही है। तो कोलार भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित एक शहर है। यह अपने विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण खानों के लिए विख्यात है। सरकार द्वारा यहाँ खनन वर्ष 2001 में प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो पूछ रहा है कि 2018 के अनुसार उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा भंडार सबसे अधिक है? तो जो राजस्थान है, राजस्थान में तांबा भंडार सबसे अधिक है। जबकि 2023 के जो डाटा है, या 2018 के अनुसार जो है राजस्थान में तांबा भंडार सबसे अधिक है, जबकि 2023 के डाटा के अनुसार जो है तांबा का सबसे बड़ा भंडार जो है राजस्थान है। तो 2018 एवं 2023 अभी भी राजस्थान तांबा के भंडार में सबसे
हाईएस्ट स्थान पर है, स्थान बरकरार रखा है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, राजस्थान। तो प्रश्न काल के दौरान तांबा अयस्क का सर्वाधिक भंडार जो है राजस्थान में था। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2023 के अनुसार तांबा का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में है। इसके बाद 387 मिलियन टन के बाद मध्य प्रदेश दूसरा स्थान पर है तथा जो है झारखंड तीसरे स्थान पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में कॉपर अयस्क का सबसे बड़ा भंडार या संसाधन है? तो इसको जो है 2023 के डाटा के अनुसार भी हम लोग देखेंगे। तो इंडियन मिनरल ईयरबुक 2023 के अनुसार राजस्थान में कॉपर अयस्क का सबसे बड़ा भंडार संसाधन है। तो जो राजस्थान में कॉपर का जो है अयस्क का सबसे बड़ा भंडार या संसाधन, इसका ऑप्शन ए सही है। तो इंडियन मिनरल ईयरबुक 2023 के अनुसार राजस्थान में कॉपर अयस्क का सबसे बड़ा भंडार संसाधन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो जो राजस्थान है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना जो है यह किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में खेतड़ी परियोजना जो है तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो यहाँ जो झुंझुनू जिला है, झुंझुनू जिला में खेतड़ी एक नगर स्थित है, यहाँ तांबा का उत्पादन किया जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। तो राजस्थान में खेतड़ी परियोजना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी नगर भारत के राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में स्थित एक नगर है जो कि तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो जो राजस्थान है, राजस्थान का जालौर जिला में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो राजस्थान के जालौर जिले में रोजी पिंक या गुलाबी प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है। तो गुलाबी प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है, इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन के भंडार पाए गए हैं? तो उस समय के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो उस समय जो है राजस्थान में यूरेनियम खनन के भंडार पाए गए होंगे, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो प्रश्न काल के दौरान राजस्थान राज्य में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए थे। राजस्थान के सीकर जिले में रोहिल में यूरेनियम के विशाल भंडारों का पता चला। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार यहाँ लगभग 12 मिलियन टन यूरेनियम भंडार की संभावना जताई गई है। तो क्वेश्चन नंबर 1, आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है? तो पूछ रहा है कि आंध्र प्रदेश का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो एक्टिवली जो है पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है? तो जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है, यह जो है पेट्रोलियम उत्पादन से जुड़ा है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो आंध्र प्रदेश राज्य का कृष्णा गोदावरी बेसिन क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है। यह पेट्रोलियम एवं गैस के लिए संपन्न क्षेत्र माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह अयस्क का महत्वपूर्ण खदान जो कुद्रेमुख है, इस कुद्रेमुख को कन्नड़ भाषा में जो है घोड़े का शक्ल बोलते हैं। तो जो कुद्रेमुख है, इसको जो घोड़े का शक्ल बोलते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा भाग है जो किसी जानवर को प्रदर्शित करता है? तो ये जो कुद्रेमुख है, यह घोड़े को प्रदर्शित करता है। यह जो कर्नाटक राज्य में स्थित है, इसका ऑप्शन डी सही है। लौह अयस्क का महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख कर्नाटक में है। यह खदान लौह अयस्क के भंडारण के लिए जानी जाती है और यह दुनिया का सबसे बड़ी खदानों में से एक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटाइट क्या है? तो मैग्नेटाइट का जो रासायनिक सूत्र है, यह जो है Fe3O4 है। तो मैग्नेटाइट लोहे का एक अयस्क है। लोहे के अन्य अयस्क जो है हेमेटाइट है। तो यह जो है मैग्नेटाइट है तथा जो लोहे का अन्य अयस्क है वह जो है मैग्नेटाइट है। तो ये जो है हेमेटाइट है। Fe2O3 हेमेटाइट तथा Fe3O4 मैग्नेटाइट। जहां Fe2O3 मतलब यहाँ 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, तो ये जो हेमेटाइट होगा तथा 3 में 1 जोड़ेंगे Fe3 होगा, फिर ऑक्सीजन 4 होगा, तो ये जो है मैग्नेटाइट होगा। तथा लिमोनाइट जो होता है, यह जो है Fe3H2O, ये जो है लिमोनाइट होता है। तो इसमें मैग्नेटाइट पूछा है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, Fe3O4। तो मैग्नेटाइट Fe3O4 लोहे का अयस्क है। लोहे के अन्य अयस्क हेमेटाइट है जो Fe2O3 है। लिमोनाइट जो है FeOOH तथा सिडेराइट FeCO3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता? तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें कार्बन नहीं होता है?
तो जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है, डायमंड हीरा में भी कार्बन होता है, कोयला में भी कार्बन होता है, तो इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन डी सही है। तो मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो जो मोनोजाइट है पूछ रहा है कि वह किसका अयस्क है, तो मोनोजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। जर्कोनियम के मुख्य अयस्क जिरकोन या जो जर्कोनियम है, जर्कोनियम के मुख्य अयस्क जो है जिरकोन या बेडिलियाइट है। टाइटेनियम, टाइटेनियम का जो मुख्य अयस्क है यह जो है रूटाइल, इल्मेनाइट तथा ल्यूकोजीन है। लौह के मुख्य अयस्क जो है हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट है, जबकि मोनोजाइट या थोरियम का अयस्क है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। जर्कोनियम के मुख्य अयस्क जिरकोन या बेडियालाइट है। टाइटेनियम के मुख्य अयस्क रूटाइल, इल्मेनाइट तथा ल्यूकोजीन है। लौह के मुख्य अयस्क हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13, किस रेडियोधर्मी तत्व के विश्व के सबसे बड़े भंडार भारत में पाए जाते हैं? पूछ रहा है कि किस रेडियोधर्मी तत्व के विश्व के भंडार, जो विश्व का सबसे बड़ा भंडार है, या जो भारत में पाया जाता है, तो जो थोरियम है, थोरियम में का जो है विश्व में सबसे ज्यादा भंडार जो है भारत में पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो रेडियोधर्मी तत्व थोरियम के भंडार में भारत विश्व के पहले स्थान पर है। मिनरल कमोडिटी समरीज 2025 के अनुसार भारत जो है ब्राजील से इतना, भारत ब्राजील में इतना है, तथा ब्राजील में इतना, तथा ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है थोरियम के क्रमशः सर्वाधिक भंडार है। तो जो भारत में थोरियम का उत्पादन है, यह जो 8,50,000 टन है, जबकि जो है ब्राजील में 6,30,000 टन है, एवं जो अमेरिका में है यह जो है 6 लाख टन है थोरियम का उत्पादन। तो सबसे ज्यादा थोरियम का जो भंडारण है वह भारत में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है, ऐसा पूछ रहा है। तो भारत का रूर जो है दामोदर नदी बेसिन को भारत का रूर कहा जाता है। ऐसा इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में कोयला व अन्य खनिज पदार्थों के उत्खनन के कारण होता है। तो जो भारत का रूर है यह दामोदर नदी बेसिन को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ कोयले की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो इसलिए इसे भारत का रूर बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो दामोदर नदी बेसिन को भारत का रूर कहा जाता है। ऐसा इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में कोयला एवं अन्य खनिज पदार्थों के उत्खनन के कारण होता है। रूर जो है जर्मनी स्थित ऐसा क्षेत्र है जहां कोयला एवं अन्य खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है। तो रूर जो है जर्मनी में स्थित है, तो यहाँ कोयला अधिक पाया जाता है। तो भारत में भी जो दामोदर नदी बेसिन है, यहाँ कोयला अधिक पाए जाने के कारण इसे जो है भारत का रूर बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है? तो पूछ रहा है कि कौन सा भूरा कोयला कहलाता है? तो जो लिग्नाइट कोयला है, लिग्नाइट कोयला को भूरे कोयले के रूप में जाना जाता है। तो जो लिग्नाइट कोयला है इसे जो भूरे कोयले के रूप में जाना जाता है। तथा जो कोयला का उच्चतम प्रकार है वह जो एंथ्रासाइट है। तो इसमें जो है भूरा कोयला बोला गया, तो यह जो लिग्नाइट है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो लिग्नाइट कोयला भूरे रंग के कोयले के रूप में जाना जाता है। कोयले का उच्चतम प्रकार एंथ्रासाइट होता है। पूछा जाता है कि कोयले का उच्चतम प्रकार कौन सा है, तो वह जो एंथ्रासाइट है। इस कोयले में कार्बन का उच्च प्रतिशत पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जो भूरा कोयला है यह किसे कहा जाता है? तो भूरा कोयला जो है लिग्नाइट को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो निम्नलिखित में से किस स्थल पर झारखंड में कोयला क्षेत्र स्थित है? तो झारखंड में जो लोहरदग्गा है, यहाँ जो कोयला क्षेत्र स्थित है, इसका ऑप्शन सी सही है। तो झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित है। यह कोयला क्षेत्र स्थानीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण जो है योगदान करता है, जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अधिकांश स्थानीय आबादी को रोजगार प्रदान करता है। तो यह जो है झरिया होगा, सॉरी लोहरदग्गा नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, झरिया। बालाघाट का जो मलाज खंड है, जो बालाघाट है, बालाघाट का मलंज खंड क्षेत्र राजस्थान के झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो बालाघाट का मलंज खंड क्षेत्र तथा राजस्थान का झुंझुनू क्षेत्र है, ये दोनों एक ही चीज के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यह जो तांबा के जो भंडारण है, तांबा का उत्पादन या भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, तांबा। तो मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला तथा मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला एवं जो है मलंज खंड क्षेत्र और राजस्थान के झुंझुनू का खेतड़ी सिंगरना क्षेत्र तांबा के महत्वपूर्ण खनन केंद्र हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाया जाने वाला कौन एक गैर धात्विक खनिज है? तो पूछ रहा है कि भारत में पाया जाने वाला कौन एक गैर धात्विक खनिज है? तो दिए गए विकल्पों में पायरोफाइलाइट भारत में पाया जाने वाला एक गैर धात्विक खनिज है, तो यह इसका ऑप्शन डी सही होगा, पायरोफाइलाइट। तो दिए गए विकल्प में पायरोफाइलाइट भारत में पाया जाने वाला एक गैर धात्विक खनिज है, यह फाइलोसिलिकेट खनिज है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का, और जो बॉक्साइट या एल्युमिनियम का हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। भारत में ओडिशा क्रोमाइट, क्रोमियम और आयरन का ऑक्साइड का सर्वाधिक उत्पादन करता है तथा इसका सर्वाधिक भंडारण भी ओडिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना पूर्व सोवियत संघ रूस की मदद से हुआ था। तो यह भिलाई संयंत्र जो है छत्तीसगढ़ के, जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। तो भिलाई संयंत्र छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। तो इस जो भिलाई इस्पात संयंत्र है, इसमें जो है लौह अयस्क की आपूर्ति जो है दल्ली राजहरा से होता है। तो यहीं से जो है लौह अयस्क की आपूर्ति जो है वो भिलाई इस्पात संयंत्र को की जाती है। तो यह जो है दल्ली राजहरा है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना पूर्व सोवियत संघ रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हुई। भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति दल्ली राजहरा लौह अयस्क भंडार से होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 21, भारत में नूनमती स्थान, जो नूनमती स्थान है, निम्न में से किस उद्योग से संबंधित है? तो यह जो है पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है नूनमती स्थान। भारत में नूनमती, या इसे जो है गलत लिखा है, इसे जो है नून माटी बोलते हैं। नून माटी स्थान पेट्रोलियम उत्पादन या पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत के असम राज्य में स्थित है। तो यह जो है असम राज्य में स्थित है। यह जो पेट्रोलियम उत्पादन या पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसका ऑप्शन सी सही है। तो भारत में नून माटी स्थान पेट्रोलियम उद्योग या पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत के असम राज्य में स्थित है। यहाँ वर्ष 1962 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा तेल रिफाइनरी स्थापित की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 22, किस राज्य में स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? तो जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य में जो है बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 31 मार्च 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार 57,700.85 मेगावाट के साथ गुजरात की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता भारत में सबसे अधिक है, जबकि 53,331.98 मेगावाट के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है तथा राजस्थान जो है तीसरे स्थान पर विद्युत उत्पादन में है। तो पहले स्थान पर जो है गुजरात है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है एवं तीसरे स्थान पर जो है राजस्थान है। प्रश्न काल में महाराष्ट्र बिजली उत्पादन की क्षमता में पहले स्थान पर था, जबकि अभी जो है, जो 31 मार्च 2025 के डाटा करंट अफेयर्स के अनुसार अभी जो है गुजरात का प्रथम स्थान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो 75 मेगावाट का है, 75 मेगावाट का, यह मिर्जापुर जिले में स्थापित किया गया है। इसमें मिर्जापुर में प्रतिवर्ष लगभग 13 करोड़ यूनिट बिजली पैदा होगी। तो यह जो मिर्जापुर में स्थापित किया गया, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो कुडनकुलम, जो कुडनकुलम परियोजना है, यह किस राज्य में स्थित है? तो जो कुडनकुलम परियोजना यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो कुडनकुलम परियोजना यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वर्ष 1988 में, भारत तथा तत्कालीन जो सोवियत संघ, जो अभी रूस है, सोवियत संघ रूस के मध्य कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। इसके तहत रूस ने भारत के लिए 2 परमाणु रिएक्टर का निर्माण किया है। दिसंबर 2018 में एक समझौते के तहत रूस कुडनकुलम में 4 और रिएक्टर की स्थापना हेतु राजी हो गया। तो यह जो कुडनकुलम परियोजना यह तमिलनाडु में स्थित है, इसका ऑप्शन बी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह देखना है। तो जो नरोरा है, नरोरा नाभिकीय संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। नरोरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, जबकि कैगा जो नाभिकीय संयंत्र है यह कर्नाटक में स्थित है।
कर्नाटक में स्थित है। कलपक्कम, जो कलपक्कम नाभिकीय संयंत्र है यह तमिलनाडु में स्थित है। सभी पूछे जाते हैं, जितने भी ऑप्शन है यह सभी पूछे जाते हैं, यह तमिलनाडु में स्थित है। जबकि काकरापार, जो काकरापार नाभिकीय संयंत्र है यह जो गुजरात में स्थित है। तो यहाँ यूपी की बात पूछ रहा है, तो यूपी में नरौरा स्थित है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो नरौरा नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, जबकि कैगा कर्नाटक राज्य में, कलपक्कम तमिलनाडु में तथा काकरापार गुजरात में स्थित है। फ्लाई एश पूछ रहा है कि फ्लाई एश क्या है। तो फ्लाई एश एक ऐसा बहुत बारीक पाउडर होता है जो तापीय विद्युत संयंत्रों में कोयले जैसे चीजों के जलने से उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। तो जैसे एक तापीय विद्युत संयंत्र है, यहाँ कोयला जलाया जाता है, तो कोयला का जो छोटे छोटे राख होते हैं ये जो उड़ते रहते हैं, तो उड़ करके जो है काफी पोल्यूशन करते हैं, तो इसे जो है फ्लाई एश बोला जाता है। तो यह फ्लाई एश होते क्या है, तो ये जो एश के लघु कण होते हैं, मतलब छोटे छोटे कण होते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो फ्लाई एश बहुत बारीक पाउडर होते हैं जो तापीय विद्युत संयंत्रों में कोयले जैसी चीजों के जलने से उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इसमें मुख्य रूप से सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन और कैल्शियम के ऑक्साइड होते हैं। मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, टाइटेनियम और सल्फर भी कुछ हद तक मौजूद हैं। यह मनुष्य के स्वास्थ्य और पर्यावरण को अत्यधिक क्षति पहुंचाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं वे कहलाते हैं। तो ऐसा उद्योग जो खनिजों का उपयोग जो है वह कच्चे माल के तौर पर करते हैं, ऐसे उद्योग को क्या बोला जाता है। तो वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं उन्हें जो खनिज आधारित उद्योग से परिभाषित करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, खनिज आधारित उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है। तो पूछ रहा है कि कौन सा युग्म असंगत है। तो यहाँ जो है केंद्र दिया गया, अंग निर्माण केंद्र, तथा वह किस स्थान पर स्थित है, इसे हमें सुमेलित करना है। तो इसमें 3 सुमेलित है, एक सुमेलित नहीं है, तो वही देखना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो कृत्रिम अंग निर्माण है यह कानपुर में है, तो वहाँ यह सुमेलित है। कांच उद्योग फिरोजाबाद में, ये भी सुमेलित है। परमाणु विद्युत संयंत्र, जो परमाणु विद्युत संयंत्र है यह जो है लखनऊ में नहीं है, यह जो नरोरा में है। तो परमाणु विद्युत संयंत्र नरोरा में, जबकि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स यह वाराणसी में। तो ए बी डी सुमेलित है, सी सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में, कांच उद्योग फिरोजाबाद में, परमाणु विद्युत संयंत्र नरोरा में, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वर्तमान नाम बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है, यह जो वाराणसी में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है। तो पूछ रहा है कि विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है। तो जो विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा जो है ताप विद्युत का है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो प्रश्न काल तथा वर्तमान में भी विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा ताप विद्युत का है। 31 मार्च 2025 के डाटा के अनुसार 2025 के डाटा के अनुसार जो है भारत में स्थापित विद्युत क्षमता जो है 47 जो 4,75,211.80 मेगावाट है। इसमें सर्वाधिक हिस्सा जो है तापीय विद्युत यानी थर्मल विद्युत का है, जो कि 51.96% है। तो यह जो ताप विद्युत होगा, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो प्रश्न काल तथा वर्तमान में भी विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा ताप विद्युत का 31 मार्च 2025 तक स्थित के अनुसार भारत में संस्थापित विद्युत क्षमता जो है 4,75,211.8 मेगावाट थी। इसमें सर्वाधिक हिस्सा तापीय विद्युत थर्मल एनर्जी की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा पावर सोलर में ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। पूछ रहा है कि जो टाटा पावर सोलर है यह किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। तो यह जो केरल में, तो टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने केरल के कायमकुलम में, तो केरल का जो कायमकुलम है यहाँ जो है सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती हुई ऊर्जा परियोजना शुरू की है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने केरल के कायमकुलम में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है भारत की राजनीतिक भूगोल। तो इसमें जो हम भारत के राजनीतिक भूगोल के बारे में देखेंगे, तो पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भारत द्वारा कवर किया जाता है। तो पूछ रहा है कि पृथ्वी का जो अर्थ है उसका कितना हिस्सा जो है भारत है, कितना परसेंट है। तो यह जो 2.4% है।
2.4%। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का 7वां देश है। इसका क्षेत्रफल जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह पृथ्वी के स्थलीय भाग का जो है 2.4% है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो भारत क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यह पृथ्वी के स्थलीय भाग का 2.4% है। तो उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो इसमें जो हमें देखना है कि ऐसा कौन सा पड़ोसी राष्ट्र है जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो हम मैप में देखेंगे दोस्तों, मैप में जो भारत सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश, ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से जो सबसे लंबी सीमा भारत जो है कवर करता है। यह सीमा जो है 4,096 किलोमीटर है। फिर बांग्लादेश से लगती है। फिर उसके बाद जो चीन, तो इधर जो चीन है, चीन से यहाँ से फिर यहाँ नेपाल है, तो यहाँ कट जाता है। यहाँ से फिर यहाँ तक चीन, यहाँ तक भी चीन है, तो दूसरे नंबर पे चीन है। फिर तीसरे नंबर पर इधर पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान से सीमा लगती है। फिर चौथे नंबर पे जो है म्यांमार है, तो म्यांमार जो है इधर है, इस साइड म्यांमार है, देख रहे हैं आप। फिर जो 5वें नंबर पे वो भूटान है, तो भूटान इधर है, भूटान से ये इतना सीमा कवर करती है। फिर सबसे कम सीमा जो है वो अफगानिस्तान के साथ कवर करती है, तो अफगानिस्तान देखिए इधर है, अफगानिस्तान के साथ जो ये थोड़ा सा हिस्सा कवर करती है, या अफगानिस्तान के साथ कवर करती है। तो भारत सबसे अधिक सीमा जो है बांग्लादेश के साथ करती है। तो इसका आंसर जो है बांग्लादेश होगा, इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो भारत की सबसे लंबी सीमा 4,096.7 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ लगती है। इसके बाद क्रमशः चीन 3,488 किलोमीटर, फिर पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर, नेपाल 1,751 किलोमीटर, म्यांमार 1,643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर तथा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर के साथ इसकी सीमाएं जुड़ी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो आइए इसको भी हम मैप से देखेंगे कि ऐसे कितने राज्य हैं, भारतीय राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं।